सच की आवाज सबीना के साथ में आप सभी का स्वागत है। बजट आ रहा है, बजट के साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। उन्हीं उम्मीदों के पिटारे को आज हमारे साथ देश के जाने माने मार्केट एक्सपर्ट, मार्केट एनालिस्ट अनिल राय जी रखने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारे इस पॉडकास्ट में। अनिल जी, उम्मीदों का जो बजट है हर बार आता है, बहुत सारी उम्मीदें बनती हैं, बहुत सारी टूटती भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे देश का वो बजट जो देश को मजबूत करता है, यानी कि डिफेंस सेक्टर, यानी कि रक्षा बजट कितना आपको लगता है, खासतौर से ऐसे युग में, ऐसे दौर में जहां अगर हम आज से 2-3 साल पहले देखें तो बहुत ज्यादा मजबूती मिली है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आने वाले समय में इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाएगी। इस नाते ये जो बजट है, इस बजट में आप देखेंगे कि डिफेंस के ऊपर इस सेक्टर पर बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आने वाली हैं और आएंगी भी, क्योंकि डिफेंस में अभी तक तो हमने आत्मनिर्भरता हासिल की। अब अगला लक्ष्य है कि अपने डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करना, प्लस उसको और एडवांसमेंट ले आना। तो एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा भी होंगे हमारे डिफेंस के जो प्रोडक्ट हैं उनमें। अभी तो एक तरीके से कहिए कि हमने अपने पैरों पे डिफेंस के ऊपर में खड़ा होना सीखा है। पहले तो सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स इंपोर्ट होते थे, उसमें बहुत सी दलालियां होती थी, दलालों के थ्रू इंपोर्ट होते थे। हमारे डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उनका डायरेक्ट एक्सेस हो ही नहीं पाता था सप्लायर से। अब तो बाहर से मंगाना छोड़िए, अब तो मैक्सिमम हम खुद बना रहे हैं। यानी कि एक बड़ा फोकस आपको लगता है कि रक्षा बजट पर होगा, रक्षा के क्षेत्र पर होगा। हम खुद नजर बनाए हुए हैं एज अ इन्वेस्टमेंट में बताऊं, एज एन इन्वेस्टमेंट थीम की बात करूं तो हम खुद इस सेक्टर पर नजर बनाए हुए हैं और ये बहुत लंबे समय के लिए रखने वाला सेक्टर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर होगा इस बजट में। और आपको लगता है इसलिए भी क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था रूस यूक्रेन युद्ध होगा, किसी ने नहीं सोचा था कि अमेरिका इस तरह से ग्रीनलैंड का मुद्दा जो है उस पर कह देगा, ईरान पर सीधे सीधे धमकी यहाँ पर आ जाएगी, वियतनाम का हमने सब कुछ यहाँ पर देख लिया है, इजराइल, गाजा, ईरान, इराक सब कुछ देखा है, और अब तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को पटकनी भी दी है। ऐसे में क्या रक्षा बजट, रक्षा का जो ये पूरा डिफेंस का पूरा ये सेक्टर है, इसलिए भी मजबूत हो जाता है? एकदम होगा और इसको होना ही होगा। देखिए, एक बड़ी दर्शकों के लिए बड़ी साधारण भाषा में समझा दूं, जब आपके पास बहुत ज़्यादा धन या खजाना हो जाता है ना, तो आपको सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स या सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है। इसी तरीके से चूंकि हमारा देश बहुत तेजी से चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है विश्व की, और आगे दूसरी या तीसरी हो सकता है कि और पहले भी बन जाए आने वाले समय में, तो जैसे जैसे हम एज अ कंट्री रिच होते जाएंगे, हमको अपने सुरक्षा के लिए डिफेंस को और मजबूत करना होगा, जो कि ये होना ही अवश्यंभावी है, जिसको मैं कहूँगा ये इनएविटेबल है। तो आने वाले समय में और इस बजट में तो खास तौर से आपको बजट पर बहुत इंपॉर्टेंट, डिफेंस में बहुत ज्यादा आपको फोकस दिखाई देगा। और मार्केट में क्या हलचल आपको नजर आती है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर हम मानते हैं अभी भी मजबूत है, लेकिन जाहिर सी बात है जब बजट का पिटारा खुलेगा, डिफेंस पर इतना फोकस होगा, तो इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा हम खुद ही जोश में बैठे हुए हैं और उन शेयरों पर, उन सेक्टर्स के शेयरों पर हम नजर गड़ाए हुए हैं, उन थीम्स पर नजर गड़ाए हुए हैं जहां पर हमें संभावना दिख रही है कि वहां पर बजट में कोई बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आ सकती है, जहां पर वैल्यूएशन भी अच्छा दिख रहा है। तो ये एकदम ये सही समय होता है हर इन्वेस्टर के लिए, हर मार्केट एनालिस्ट के लिए, कि वो अभी से, क्योंकि देखिए डिक्लेरेशन हो जाए, बजट आ जाने के बाद तो चीजें हाथ से निकल जाती हैं, उसके पहले ही हमें अंदाजा लगा करके बैठना होता है, और हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यही हम सलाह भी दे रहे हैं। अच्छा, अभी मतलब जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो निवेशक हैं, चाहे वो अभी कर रहे हो निवेश या पुराने इन्वेस्टर्स हों, आपको लगता है कि उन्हें सबसे ज्यादा फोकस, या फिर एक ऐसा फोकस जहां पर उन्हें लगता है कि वो डिफेंस को बहुत अच्छी तरह के समझते हैं, उन्हें उन सभी डिफेंस सेक्टर के अंदर आने वाले हर एक कैटेगरी को समझ लेना चाहिए, फिर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बजट से पहले? एकदम, देखिए, निवेश के पहले हमेशा निवेश करने वाली कंपनी के भविष्य को समझना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप किसी ने कह दिया या पास्ट रन को देख करके लगा दें। आप ये समझें कि ये जिस सेक्टर में आप निवेश कर रहे हैं उस सेक्टर का फ्यूचर क्या है, जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उस कंपनी का फ्यूचर क्या है, इन सबकी चीज़ों को और साथ में उसको मिलाएं देश की आर्थिक जो गतिविधि है उसके साथ, और तब निवेश करें। आपका निवेश हमेशा फायदेमंद होगा। अनिल जी, क्योंकि जब हम बजट का जिक्र करते हैं और उसमें हम हर सेक्टर पर, हम आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी हम डिफेंस को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने युद्ध का दौर देखा है, युद्ध का दौर चल रहा है, और आने वाले वक्त में, जैसा कि कई पॉडकास्ट में आप खुद भी कह चुके हैं, कि ये युद्ध ना टलता हुआ नजर आता है, ना थमता हुआ नजर आता है, ना कोई एक ऐसी शक्तिशाली स्थिति आएगी जहां पर कोई मध्यस्थता करेगा और सब रुकवा देगा। इसीलिए हथियारों की खेप, वो विमान, वो जहाज, वो जंगी जहाज, वो सबमरीन, वो पुर्जे जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, उन सब पर निगाहें टिकी हुई हैं। एकदम टिकी हुई हैं। देखिए,
फिर कहूँगा, एक कहावत के तौर पे कहा जाता है कि दुनिया में उस व्यक्ति के साथ सब शांति बनाना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा मजबूत हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। हाँ जी। कमज़ोर आदमी के साथ कोई भी शांति, उसको तो हर कोई डांट झपट के मार पीट के चला जाता है, लेकिन जो ताकतवर होता है उससे सब डरते हैं, और डर से रेस्पेक्ट और शांति भी डर से ही क्रिएट होती है। इसलिए हमको एज अ कंट्री बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब हम स्ट्रांग होंगे तो हमसे पूरी दुनिया शांति की बात करेगी, तब कोई आंख नहीं उठाएगा, तब कोई खुराफात नहीं करेगा, चाहे हमारा पड़ोसी हो या कोई दूर का देश हो। जी। तो अपने आप में ताकतवर होना बहुत जरूरी है, और यही चीज शुरुआत हो चुकी है, आगे ये और बढ़ेगी। अभी तो शुरुआत है, ये बहुत लंबी थीम है, तो ये अवश्य होना ही होना है, और इसका असर आपको दिखाई देगा इस बजट में भी और आने वाले बजट में। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है हमारी रक्षा क्षेत्र को लेकर जो हमारी डील हो रही हैं, जो हमारी नीतियां हो रही हैं, नीतियों में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो फैसले गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स की तरफ से लिए जा रहे हैं, अब कहा जा सकता है कि उसकी पूरी रूपरेखा आपको बजट में नजर आती है? पूरी रूपरेखा एकदम बजट में नजर आएगी, और उसमें बहुत डिटेल आपको पॉलिसीज समझ में आएंगी। लेकिन हाँ, रीड बिटवीन द लाइंस आपको करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो नहीं कहा जाएगा कि ये इस चीज़ में आपको समझना पड़ेगा कि थीम क्या है, इंटेंशन क्या है इस बजट का, और उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है मार्केट में। जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया है, जो मैं देख पा रहा हूँ, उसके हिसाब से आने वाले समय में अब डिफेंस के उन थीम पर आप नज़र रखिए, क्योंकि डिफेंस में अब कहाँ चेंजेस आएंगे। अब डिफेंस में जो चेंजेस आएंगे वो डिफेंस और स्पेस टेक आपस में मर्ज करेंगी, नंबर 1। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर है वो बढ़ना है, आगे भी और बढ़ता चला जाएगा। तो डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन बहुत भर जाएगा, डिफेंस में एआई का यूज़ होगा, डिफेंस में सुपर कंप्यूटर का यूज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें ऐड हो, तो टेक्नोलॉजी अब डिफेंस जो है वो हाईटेक हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मोटी भाषा में, तो हाईटेक हो जाएगा। तो इसलिए डिफेंस और हाई टेक्नोलॉजी को जहां जहां जो चीज़ मर्ज कर सकती है, इस थीम पर नजर रखिए आप अभी से। आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में जहां पर हर देश की अपनी सेना होती है, हर देश की अपनी एक क्षमता होती है, सैन्य क्षमता होती है, वो अभी तक सिर्फ उस तक सीमित थी, लेकिन अब परमाणु बम का जिक्र होता है, अब उन हथियारों का जिक्र होता है जिसके बारे में सबसे पहले ये कहा जाता है कि क्या ये अपने टारगेट को अचूक निशाना लगाकर उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। जी, बहुत कुछ बदला है, बहुत। अर्थव्यवस्था का मजबूत होना, यानी कि अब रक्षा को देखकर, डिफेंस के सेक्टर को देखकर तय किया जा रहा है। ये भी वजह है कि बजट में इस बार पिटारे से बहुत कुछ बहुत बड़ा निकलेगा आत्मनिर्भर भारत के लिए। बहुत कुछ निकल सकता है। और मैं फिर कहूंगा, देखिए, जो पहले ट्रेडिशनल वॉरफेयर में होता था कि इनके पास इतने ज्यादा सैनिक हैं, उस नाते ही किया जाता था। लेकिन अगर आप देखें, इजराइल बड़ा छोटा सा देश है, उसकी सैन्य क्षमता जो है पॉपुलेशन के मामले में बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो दुनिया में सबसे ज्यादा हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है वॉरफेयर की। इस नाते उससे कोई लड़ने के जनरली मतलब पंगा लेने की कोशिश नहीं करता, और उसकी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया यूज करती है। यही चीज हमारे यहाँ भी होने वाली है आने वाले समय में। डिफेंस में अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, मैन पावर का यूज़ कम, आप देखिए लड़ाइयाँ ड्रोन से ज़्यादा होंगी, यूएवी से जो है अनमैन जो व्हीकल्स होते हैं, एरियल व्हीकल्स, उनके थ्रू लड़ाइयाँ होंगी। तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि स्पेस से वॉरहेड, मतलब जो मिसाइल्स हों या जो वॉरहेड्स हों, वो स्पेस एंट्री करें और वहाँ से री एंट्री करके फिर अटैक करें, ताकि उनको पकड़ा ना जा सके। तो बहुत तरह की टेक्नोलॉजीज आएंगी इसमें। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम इस पॉडकास्ट में कि जेनजी के लिए क्या कुछ खास इस बजट में आने वाला है, बजट में दिखाई देगा, और क्या जेनजी की किस्मत यहाँ पर इस बजट के जरिए, चाहे वो रोजगार के लिहाजे से हो, एआई के लिहाजे से हो, या फिर अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका को लेकर हो, बदलेगी। पहला सवाल यही है कि जेनजी के लिए बजट 2026 क्या लाएगा? देखिए, एकदम जेन जी जो है वो उसके लिए 2026 का ये जो बजट है बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशल होने वाला है। कारण यह है कि इस पे कई चीज़ें होंगी। देखिए, जेन जी जो है वो फेमस 2 चीज़ों के लिए है। ये जनरेशन जो है, एक तो कंज्यूमरिज्म के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बहुत तेज़ी से स्पेंड करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक जो नया पिछले 5 सालों में एक चेंज देखने को मिला है, जो युवा हैं हमारे स्पेशली, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ भी बहुत तेज़ी से उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट हुई है। तो ये दोनों सेक्टर्स में, ये दोनों थीम में इनका असर दिखाई देगा, और ये बजट इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत कुछ लेकर के आएगा। आपको बहुत सी चीज़ें आपके एक्सेस में आती हुई दिखाई देंगी। और जो आपने एआई कहा, ये एआई का यूज़ जो है आगे आने वाले समय में बहुत तेज़ी से उनकी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने वाला है। क्योंकि एआई अगर आप देखें तो एक डेटा में देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि एआई जो है आने वाले समय में बहुत तेज़ी से मिलियनेयर्स क्रिएट करेगा। क्योंकि पहले जो काम करने में बहुत ज़्यादा मैन पावर लगती थी, उसको आप अपने एक लैपटॉप पे एक
कुछ प्रॉम्प्ट देके करवा सकते हैं। तो वो आपका एक पर्सनल बड़ा पावरफुल असिस्टेंट होता चला जा रहा है, जिससे कि आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो अगर किसी के अंदर क्रिएटिविटी है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, तो उसको एक बहुत बड़ा असिस्टेंट मिल गया है एआई के फॉर्म में, जिससे वो अपने आप को बहुत लिवरेज करके जो काम 10 साल में होना था वो काम हो सकता है 2 साल में अचीव कर ले टारगेट। तो बहुत तेजी से रिच लोग बनेंगे आने वाले समय में। अनिल जी, ये बात तो हर कोई जानता है, समझता है, हम सुनते भी आए हैं कि युवा देश का भविष्य होते हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स सामने आ चुके हैं, कई सर्वे सामने आ चुके हैं जो ये बताते हैं कि सालों साल पहले जहां पर एक तय उम्र के बाद एक शख्स, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अपना निवेश करता था, लेकिन अब तो 21 साल की उम्र से ही, या फिर यूं कहिए कि छोटी उम्र से ही, अब आज का जो युवा है जो उस दौर में कदम रख रहा है, वो सोचता है मैं इन्वेस्ट कहां कर दूं, एकदम, मैं कहां पर निवेश कर दूं कि मैं 40 तक आते आते अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित कर दूं। तो ये जब बजट आएगा, अब सरकार भी इस बात को इन रिपोर्ट्स के आधार पर भाप चुकी है, क्या फोकस सबसे ज्यादा जेनजी के भविष्य पर होगा ताकि देश का भविष्य बने? एकदम होना भी पड़ेगा और होगा ही, क्योंकि हर वो ये जो बजट आएगा डेफिनेटली उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो है वो हमारे यूथ के ऊपर ध्यान रख के किया जाएगा, जो कि जेनजी इस समय है, चल रहा है। तो वो जो यूथ है वो ऑलरेडी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और उनकी चीज़ों को, उनके बिहेवियर को ध्यान में रख करके बहुत सी चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की जाएंगी। जी, आपको लगता है ऐसा होगा? एकदम होगा। इसी के साथ में फिर मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जब हम शेयर मार्केट का जिक्र करते हैं, जब एआई की चीज़ें सामने आएंगी, उसे लेकर एक बड़ी तस्वीर नजर आएगी। इसके अलावा जब हम देखेंगे कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर रोजगार के बड़े अवसर यहाँ पर खुल गए हैं, मार्केट पर इसका असर पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। देखिए, धीरे धीरे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी से कन्वर्ट होकर के, पहले एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक थी, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी बनी, फिर एक समय ऐसा आया कि वो सर्विस ओरिएंटेड, हम पूरी दुनिया को सर्विस प्रोवाइड करते थे। अब हम फिर बढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। तो सर्विस तो है ही है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग के नाते ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। इस बजट में ऐसी बहुत सी चीज़ें आएंगी, आपको बहुत से सेक्टर्स में PLIs आते हुए मिलेंगे, इंसेंटिव्स हो सकता है इंट्रोड्यूस किए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इस सेक्टर के लिए ये इंसेंटिव है। उसका सीधा असर एक तो रोजगार पे पड़ेगा जी, सीधा असर उनके एक तरीके से अर्निंग ग्रोथ पे पड़ेगा और अल्टीमेटली देश की ग्रोथ पे पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा एकदम एक पूरा फोकस मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये आने वाले बजट में होगा। और आपको लगता है शायद ही कोई क्षेत्र होगा, या फिर हम यूँ कहेंगे कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है, कोई ऐसा जोन नहीं है जहां पर युवाओं की अपनी भागीदारी ना हो? नहीं, ऐसा तो वो हर उसमें युवा है। आजकल तो हम देखते हैं कितने कम से कम उम्र के युवा भी CEO बन गए हैं, MD बन गए हैं। पहले ये था कि हाँ, इतना अनुभव हो जाए तब जाकर बनेंगे, उम्र का ये पड़ाव आ जाए तब जाकर बनेंगे। और इसी के साथ साथ में हमने देश की सोच बदलती देखी है। क्या इन्हीं सब सोच को, इन्हीं सारे रिपोर्ट्स को, सर्वे को ध्यान में रखते हुए जेनजी के लिए एक बहुत पावरफुल बजट आने वाला है? जी, एकदम पावरफुल बजट रहेगा ही रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमारे देश को अभी और ज्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस की आवश्यकता है। जिस तरीके से जेनजी जैसा युवा जो है हमारा, जैसा आपने कहा भी कि अब वो इन्वेस्टमेंट की तरफ भी सोचने लगा, बहुत अर्ली एज में वो बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरियल स्किल और साथ में इन्वेस्टमेंट की बात करता है। तो ये वो परफेक्ट टाइम है जबकि हमारे देश में जो है फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, इररेस्पेक्टिव आप किस स्ट्रीम से हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, आप क्या करते हैं। वरना पहले माना जाता था कि इसके ज्ञान जो है वो केवल जो लोग कॉमर्स या जो लोग बिजनेस की पढ़ाई पढ़ते हैं उन्हीं को होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आज की डेट में बहुत से डॉक्टर्स और बहुत से ऐसे प्रोफेशन के लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में, और मैं देखता हूं कि उनको वाकई इतना अर्न तो बहुत अच्छी कर ले रहे हैं, लेकिन उसका उनके पास बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो ये वो चीज़ है, जबकि हमारी जनरेशन को शुरू से ही, नई जनरेशन जो जेनजी है वो अर्ली उसको ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ये बहुत एक बड़ा एरिया हो सकता है, इसके बारे में बहुत कुछ किया जाए आने वाले बजट में और आने वाले एजुकेशन पॉलिसी में। अनिल जी, आपको लगता है कि क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड जैसे ही सामने आया, तो शुरुआत में ये इतनी तेजी के साथ में नहीं था, अब तो हर कदम में उस डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा ये जेनजी है। जब बजट यहाँ पर खुलेगा तो इसी डिजिटल वर्ल्ड को लेकर भी एक बड़े प्रावधान नजर आएंगे, ताकि ये विकास की राह पर हो, विनाश की राह पर ना हो, क्योंकि उसे लेकर भी कई ऐसे खतरनाक केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। एकदम होंगे, और इसका हम इसी बजट में मेरे ख्याल से आप देखेंगे भी, अब जो ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म रह गया है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। जैसे रोटी कपड़ा मकान है, वैसे इस समय इंटरनेट भी इससे वैसी आवश्यकता हो चुकी है। और इसके एकदम ये दुधारी तलवार, जैसा आपने कहा कि दुधारी तलवार है, या तो इससे आप जंग जीत सकते हैं या अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
तो वो सारे एरियाज जहाँ पे ये रिस्क बन सकता है हमारे युवाओं के लिए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता ऑलरेडी है और गवर्नमेंट ध्यान दे भी रही है। आने वाले बजट के प्रावधानों में भी इस पर कुछ ऐसी स्कीम अनाउंस की जा सकती है जिसमें कि साइबर कंट्रोल या साइबर रिस्क, साइबर थ्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक अलग ध्यान रखा जाए, और साथ साथ में इसको स्पीड अप करने के लिए ऑलरेडी AI के डेटा सेंटर्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और ज़्यादा डेटा सेंटर्स हमारे देश में विकसित किए जाएंगे। साथ में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें की जाएंगी जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सकें। आपको लगता है कि, और यही जो तस्वीर है इस बजट से, आपको आने वाले वक्त में आपको ये भी लगता है कि जेनजी की मजबूती तो सामने आएगी, लेकिन वो खुद का व्यापार, खुद का कारोबार, खुद का अपना वो स्किल सामने ला पाएंगे, जिसकी उम्मीद देश की सरकार यहाँ पर कर रही है। मतलब आपको लगता है बजट की ये स्वरूप रेखा होगी एकदम बजट उसी लाइन पे कहीं ना कहीं मतलब ये नौकरी ना होकर खुद को आत्मनिर्भर बनाने और उसके लिए 4 लोगों को रोजगार देने के अवसर जैसा। देखिए, नौकरी जो है ना, सबसे अच्छा तरीका ये होता है, सरकार कभी नहीं चाहे कि आप नौकरी करें। नौकरी एक लिमिटेड होती है हमेशा, उसका आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं। हाँ जी। एक हमारे यहाँ शास्त्रों में कहावत है, कहा गया, मतलब कहावत क्या श्लोक है कि व्यापारे वसते लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो है वो व्यापार में निवास करती हैं, ठीक है। तो आप व्यापार से जब जुड़ेंगे, और ये नई जनरेशन है, स्पेशली ये जेन जी जिसको आप कह रही हैं, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये बहुत इररेस्पॉन्सिबल दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी है, ठीक है। तो वो जो क्रिएटिव पार्ट है इनका, अगर उसका सही उपयोग करें तो ये बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और ये गवर्नमेंट समझ चुकी है और वो जानती है कि अगर बजट में इनके लिए प्रावधान डाला, सही दिशा यहाँ पर दी गई, तो फिर इससे भारत की ही नींव मजबूत होगी। इसका एक सीधा सा उदाहरण देखिए, जेन जी को जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जेन जी जो लिंगो यूज करते हैं, वो लिंगो में अब जो है गवर्नमेंट इंटरेक्ट करना शुरू कर चुकी है। हाँ जी। गवर्नमेंट भी उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को, उन्हीं लिंगोज को यूज करती है जो जेनजी यूज कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब कि वो दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद दिस यंग मास। तो वो उसको इग्नोर करना तो पॉसिबल ही नहीं है। हम दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है हमारे पास। तो आप आज के जेनजी को, आज के युवाओं को शेयर मार्केट के उन कौन से सेक्टर पर नजर रखने के लिए कहेंगे, जो आपको लगता है कि बजट के इस वक्त में तो खास तौर से यहाँ पर आप अभी अपनी नजर बनाकर ही रखें, और बजट के बाद भी? डिफेंस एक सेक्टर है, दूसरा सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जबरदस्त पुश आएगा, जैसा आपने डिफेंस के लिए कहा, इंफ्रा के ऊपर बहुत जबरदस्त पुश अभी भी रहेगा, बना रहेगा। तीसरा सेक्टर जो रहेगा वो जो हमारे एक तरीके से कहिए कि डोमेस्टिकली जो सेक्टर हैं, जो हमारी, जिनका फोकस केवल हमारे, जिनके प्रोडक्ट हमारे केवल इंडिया में बिकते हैं, इन सब पे फोकस रहेगा। आईटी एक बहुत बड़ा फोकस रहेगा, स्पेशली जो AI से रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं वो चीज़ें रहेंगी, यहाँ पर फोकस रहेगा। तो ये सारे एरियाज पर आपको थोड़ा सा इन पर आपको नजर बनाकर रखना होगा। यहाँ साइक्लिकल थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा एग्रीकल्चरल पे, और फर्टिलाइजर और शुगर के स्टॉक्स पे थोड़ा साइक्लिकल एक आता है बजट के आसपास थोड़ा सा। यहाँ पे भी आप ट्रेडिंग के लिहाज से ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको जो ब्रॉड सेक्टर हैं, मेटल हो गए, ऑटो हो गया, ऑटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो हो गए, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और डिफेंस तो हमने बात की, इन पर आप ध्यान रखिए। बहुत अच्छे आपको, बहुत अच्छा, मतलब उनके लिए एक बजट भी दिखाई दे सकता है अगर उसमें समझे तो। और अब इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उस वर्ग की जिस पर हम कह सकते हैं कि हर किसी की नज़र रहती है, और ख़ासतौर से मध्यम वर्ग की नज़र रहती है। टैक्स, मतलब ये तो ऐसा लगता है कि अरे देखिए, टैक्स तो देना पड़ता है, और ये देना भी चाहिए, कानूनी तरीके से देना चाहिए, इधर उधर का गोलमोल करके बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के विकास का जब हम जिक्र करते हैं तो ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। लेकिन टैक्स पेयर्स के लिए इस बार के बजट से क्या उन्हें बहुत उम्मीदें रखनी चाहिए, या फिर लगता है कि उम्मीदों का पिटारा कम रखे, क्योंकि इस पिटारे में उतना कुछ मिल नहीं पाएगा? हाँ, मेरा यही मानना है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही डिक्लेरेशन सब कर दिया गया, जो मतलब आपकी उम्मीद से ज़्यादा पहले ही दिया जा चुका है। तो 12 लाख तक आपको एग्जेम्पशन मिल गया। हाँ, ये जरूर है कि एक नया टैक्स कोड आ रहा है, नया टैक्स एक्ट ऑलरेडी बना है, जरूर थोड़ा बता दीजिएगा। तो उसमें अब ध्यान ये रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सब चीज़ आजकल डिजिटल हो गया है, डिजिटल पेमेंट भी हो गया है, और कैश ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट डिस्करेज करेगी। साथ में अब आपको एक जगह ध्यान ये रखना है कि अब गवर्नमेंट के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और इसका वो यूज भी करेंगे नए एक्ट के थ्रू, जिसमें कि आपके खर्चों को आपकी इनकम से मैच किया जाएगा। अच्छा जी, और ये आपके बिना कहे, बिना पूछे वो करने के AI सॉफ्टवेयर है, वो अपने आप खुद मैच कर लेंगे।
अगर आप देखें तो आप अपना 90% पेमेंट जो है वो यूपीआई के थ्रू कर रहे हाँ जी। हैं, तो यूपीआई को वो ट्रैक आराम से किया जा सकता है और साथ में इनका इनकम टैक्स रिटर्न आपका है। तो आपको अब जो है, जो मिसमैच पहले होता था कि रिटर्न तो दिखाते थे कुछ थोड़ा सा और खर्चे करते थे बहुत ज्यादा, मतलब मुझे लगता है हमारे वो व्यूअर्स चीज़ थोड़ा डर गए होंगे, तो ये थोड़ा किस सा लिहाज आवश्यकता से? है। हाँ। देखिए, डरेंगे वो जिनके पास वो थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो वो डरेंगे। जो लोग सही तरीके से हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत चीजें स्मूथ हो गई बहुत हैं। अच्छी बात कही मैं आपने। आपको बड़ा फ्रैंकली बताऊं, हम आज से 10 साल पहले जब इनकम टैक्स के चीज़ों को हैंडल किया करते थे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो बहुत दिक्कत आती थी, बड़ा समय लगता था। अब तो आप अपना रिटर्न खुद भरिए, एक क्लिक में रिटर्न जाता है और 2 से 3 दिन के अंदर में आपका रिफंड आ जाता है अकाउंट में। जी। पहले रिफंड आने में महीनों महीनों लग जाते थे, ठीक है, कई बार तो साल लग जाते थे। साल लग तो वो सब चीज़ें एकदम कंप्लीट, तो अच्छा भी हुआ है, लेकिन हाँ, सतर्क भी रहना है, ब्लैक मनी को वीन आउट भी करना है। तो ब्लैक मनी को हटाने का यही तरीका है, तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान। तो आगे आने वाले समय में आपको इस पर अब धीरे धीरे एक्शन दिखाई तो देना कौन सा शुरू वर्ग आपको लगता है कि जब उम्मीदों का ये बजट 2026 सामने आएगा, जी। जिसमें बहुत ज्यादा वक्त भी अभी नहीं है, जी। जैसे ही आएगा, तो कौन से वर्ग को सबसे बड़ी राहत मिलेगी? देखिए, राहत तो मेरा मानना है कि मिल चुकी है। देखिए, जीएसटी रिफॉर्म के थ्रू, इनकम टैक्स के थ्रू राहत मिल चुकी है। मुझे इस बजट में फिस्कल कोई बहुत बड़ा, मतलब फिस्कल यानी टैक्स से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा ऐसा फैसला तो बिल्कुल चौंका दे हाँ, या ऐसा लगे। ऐसी संभावना कम है। एक चीज पर खाली हो सकता है, जो मार्केट में जो बात चल रही है, जिसके बारे में अपील किया जा रहा है कि जो मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इस पर थोड़ी सी ट्वीकिंग कर दें। तो अभी जो माहौल बना हुआ उसमें एक लंबे समय के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑलरेडी इस पर टैक्स बढ़ा हुआ, अगर वो कम कर देते हैं तो उससे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आम जनता के ऊपर भी आएगा और साथ में जो एफपीआईज हैं उनको भी, उनकी भी जो फ्लो है वो बदल जाएगी। वो जो पैसा बाहर जा रहा था उनका भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इन्वेस्ट करने में। तो वो एक एरिया है जिसपे हो सकता है कि गवर्नमेंट विचार करे और कुछ हो जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा, नहीं होगा तो मार्केट मान के बैठा के कुछ नहीं होगा। अच्छा, बजट को आपने बजट आने से पहले इतना देख लिया है, समझ लिया है, क्योंकि आप मार्केट एक्सपर्ट है, इसलिए जानते हैं। मध्यम वर्ग के लिए आपको कुछ खास नजर आ रहा है? अगर टैक्स को भी छोड़ दिया जाए तो कहाँ उनकी उम्मीदें जो है, जाहिर सी बात है बजट आ रहा है, बहुत सारी उम्मीदों को लेकर भी आएगा, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए सबसे ज्यादा उम्मीदें उनके विकास को लेकर, उनके भविष्य को लेकर आपको किन सेक्टर्स में नजर आ रही है? देखिए, मध्यम वर्ग को लेकर जब सरकार का एक ही रवैया रहता है कि चीज़ें जितनी जो जरूरी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, वो थोड़ी सस्ती हो जाएं, जिससे कि सेविंग हो। देखिए, सरकार भी चाहती है कि जो आम जनता है, जो मध्यम वर्ग है, उसकी सेविंग हो। जब वो सेविंग होगी तो वो सेविंग घूम करके फिर वो सिस्टम में ही आती है, घर में पैसा नहीं रहता। अच्छा, याद होगा आपको भी और मुझे भी याद है कि हमने लास्ट टाइम क्या सस्ता हुआ था, क्या महंगा हुआ था, हमने आपस में किया था और काफी सारे कॉलर्स भी उसमें आए थे हमारे पास में। इस बार की भी लिस्ट अगर आप बता सके, जो आपको लगता है, आपका जो इस वक्त आपकी दूरदर्शिता कहती है, किस पर फोकस सस्ता मेरा मानना है कि जैसा मैंने कहा कि मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें हैं इनको थोड़ा और ये सस्ती होंगी और एक्सेस में आएंगी, क्योंकि सरकार चाहेगी कि जो हमारे गांव के जो क्षेत्र हैं वहां तक ये चीज़ें पहुंच जाएं, टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंचे। तो टेक्नोलॉजी को अगर रूरल एरियाज तक पहुंचाना है, हमारे किसानों और ग्रामीण भाइयों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए चीज़ों को सस्ता करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से उस पर एक इम्पैक्ट आएगा। ऑटो पे भी थोड़ा सा, जो रूरल एरियाज में जो चीज़ें यूज होती हैं, तो 2 व्हीलर्स पे हो सकता है थोड़ी सी छूट मिल जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार सरकार ये चाहती है, वैसे हर बार चाहती है, लेकिन आपको लग रहा है कि फोकस, क्योंकि हर बार जाहिर सी बात है अलग-अलग ग्रामीण और दूर दराज तक पहुंच पाए अपनी उन पॉलिसीज को, अपने उन नियमों को लेते हुए। इस बार मेरा मानना है, क्योंकि देखिए हमें अपने देश की इकोनॉमिक गति को बढ़ाने के लिए कंजम्पशन को बढ़ाना होगा। कंजम्पशन, शहरों का कंजम्पशन जो है वो एक लिमिट के बाद एक स्टेबल पोजीशन में आ जाता है। अब हमारे पास जो कंजम्पशन बढ़ाने का तरीका वो है कि वो जो हमारी गांवों की परचेसिंग पावर है और वहाँ जो उनको फिर मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो इस बार गवर्नमेंट पूरा प्रयास करेगी कि हर वो प्रयास किए जाए जिससे कि ग्रामीण जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ तक उनकी पहुँच पहुँचे, वो भी एक कंजम्पशन थीम का पार्ट बन सकें, चीज़ें आराम से खरीद सकें, उनके पास एक्सेस हो चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, और बुरा मानना कि थीम जो है इस बार के बजट में ज़रूर दिखाई देगी। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि मध्यम वर्ग को कम से कम यहाँ से, और जो एक वो तबका है जहाँ तक अभी तक हम कहते हैं ना कि दूरी पंक्ति तक सरकार पहुँचना यहाँ पर चाहती है। जनरली देखिए सबीना जी, एक चीज़, मध्यम वर्ग जब हम बोलते हैं तो हमारे ध्यान में ना आता है शहरी लोग जो जॉब करते हैं। बिल्कुल, ऐसा है नहीं। हमारे देश में गाँव में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मध्यम वर्ग की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, उनकी इनकम एग्रीकल्चरल है, इसलिए वो शायद टैक्स के नाते नहीं आती, बट वो उनके पास भी
जिनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी अच्छी है और अच्छा खासा वो भी कमा रहे हैं। तो ये तो आपने राहत का बता जी। दिया। आपको कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि इस पर थोड़ा सा भार पड़ सकता है, ये महंगी हो सकती है, हो सकता है कि सरकार इस वक्त ये सोच रही हो कि इन चीजों को महंगा कर दिया जाए तो कम से कम उस दायरे को सिमट कर अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है। जिस तरीके से मैं सरकार के कार्यकलापों पर जो हमने नज़र रखने की कोशिश की है, वहाँ से ये समझ में आ रहा है कि हर वो चीज़ जो हमारे युवाओं को स्वास्थ्य के तौर पर नुकसान पहुंचा सकती है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स बढ़ाने की बात करेगी, उसको पेनल्टी लगाने की बात करेगी, उसको पेनलाइज करने के लिए उस पर ज़्यादा टैक्स बढ़ाएंगे। ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, टोबैको पे बढ़ चुका है, लिकर पे हो सकता है इम्पैक्ट कर दें, ऑनलाइन गेमिंग पर ऑलरेडी उन्होंने बढ़ा दिया है जीएसटी। तो हर वो एरिया, इवन मुझे अब ऐसा लग रहा है एक नया चीज़ जो इस बजट में हो सकता है, कुछ ऐसी पॉलिसीज आ जाएं जो कि फास्ट फूड को भी कंट्रोल करें, क्योंकि इंडिया एक डायबिटिक सेंटर बनता चला जा रहा है पूरे, बहुत ज्यादा खतरनाक, तो डेंजरस। जी, तो हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि सरकार इस बार जो ये हमारे यहाँ जो फास्ट फूड या जो फूड इंडस्ट्री जो अनरेगुलेटेड है, देखिए मैं यूके में रह चुका हूँ और आप भी जानते होंगे, वहाँ पर फास्ट फूड या सबके एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है और उसमें हेल्थ के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखिए रोड के किनारे धूल भरी जगहों पे भी कुछ भी खोल लिया जाता है और सब खाते रहते हैं, जिसका बड़ा सीधा सा असर उनके हेल्थ पे पड़ता है। खाने में क्या मिलाया जा रहा है, क्या नहीं मिलाया जा रहा है, सो कोई एक गवर्नमेंट से एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो मेरे ख्याल से केवल पेपर पे रजिस्ट्रेशन होता है, रियलिटी में कोई चेक होता नहीं है। जहाँ तक बड़े बड़े मतलब जो रेस्टोरेंट या होटल्स उनको छोड़ दें, बाकी जो फूड स्टॉल्स हैं उनका शायद ही कोई चेक करता होगा। तो ये वो एरिया है जहाँ सरकार को मेरे ख्याल से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा युवा जब स्वस्थ रहेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो ये जब स्वास्थ्य जो है बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए हमारे युवाओं का, और इस पर सरकार को जरूर काम करना चाहिए। हो सकता है इस बजट में उस पर ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमसे बातचीत करने के लिए और बजट से पहले बजट की इस पूरी तस्वीर को देश की जनता के सामने इस पॉडकास्ट के जरिए रखने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।